पिछले एपिसोड में टैन्यू ने जब हुआंगफू से एक एंशिएंट एलेक्सिर के बारे में बात किया था, उसके बारे में सुनते ही हुआंगफू हैरान हो गया था। फिर टैन्यू कहता है कि यह लाइफ इंक्रीज करने वाली एलेक्सिर सच में एक एंशिएंट एलेक्सिर है, जिसकी लो ग्रेड वाली पिल किसी की लाइफ को 30 साल तक बढ़ा सकती है और मिडिल ग्रेड वाली पिल 60 साल तक, जबकि टॉप ग्रेड वाली किसी के लाइफ को 90 साल तक बढ़ा सकती है। लेकिन इसमें से जो बेस्ट क्वालिटी है वो लाइफ को 200 साल तक बढ़ा सकती है। इसके बाद वो हुआंगफू से कहता है, लेकिन मैं नहीं जानता कि तुम क्या चाहते हो। फिर हुआंगफू कुछ देर सोचता है और कहता है कि सही बात है। तब टैन्यू पूछता है कि 30 साल के लाइफ की कीमत कितनी होगी, जिस पर हुआंगफू कहता है कि 30 साल की लाइफ को किसी भी चीज से मेजर नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें से हाई लेवल वाली मॉडिफिकेशन के सामने 30 साल वाला तो कुछ भी नहीं है। तब टैन्यू पूछता है कि अगली लाइफ कंटिन्यू क्रिसमस के एक तरफा की कीमत कितनी होगी। इस पर हुआंगफू कहता है कि इसमें तो लाइफ सस्टेनिंग होली ऑर्डर के अनलिमिटेड रिफाइनिंग की एबिलिटी होती है। इसके बाद वो टैन्यू से कहता है कि अगर आपके पास एक तरफा प्राइस है, फिर आप इसे जैसे चाहे वैसे ओपन कर सकते हैं और जितने समय तक यह ज्यादा नहीं हो जाता, मैं हमेशा के लिए इसकी प्रॉमिस करता हूँ। इस पर टैन्यू हुआंगफू से कहता है कि मैं लालची नहीं हूँ, मनी तो बाहर पड़ा हुआ है, लेकिन अगर तुम इसके लिए रेडी हो जाते हो, फिर मैं इसके रेसिपी में से तुम्हारे लिए कुछ खोज सकता हूँ। इसके बाद वो एक जेड निकालता है और इसे हुआंगफू को एडवांस में दे देता है। फिर हुआंगफू इसे देखता है और कहता है कि इसके रिफाइनिंग वाले 11 एट्रीब्यूट तो काफी रेयर हैं, इसलिए आपको मुझे 3 साल का समय देना होगा। लेकिन टैन्यू केवल 1 साल देने की बात करता है। अब इस बात से हुआंगफू परेशान हो जाता है, क्योंकि यह तो बहुत कम है। फिर टैन्यू हुआंगफू से कहता है, कौन जानता है कि तुम्हारा बैंक करेंट सुजेरिन के ऑफिशियल के अंडर में है, इसलिए मुझे लगता है कि स्काई को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी खोजना चाहिए। इसलिए अगर तुमने 1 साल के अंदर खोज लिया, उसके बाद फ्यूचर में मेरे और तुम्हारे बीच बहुत से ट्रांजैक्शन होंगे। लेकिन अगर गारंटी कंप्लीट नहीं हुई, फिर अगली बार चाइनीज प्रोडक्ट का एक तरफा क्रिसमस एक्सटेंशन होगा। इस पर हुआंगफू कहता है, यह तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खोजने की कोशिश करूंगा और उम्मीद है कि फ्यूचर में हम एक दूसरे की और ज्यादा सहयोग देंगे। इस पर टैन्यू कहता है कि बिल्कुल, और इसके बाद वो एक ब्लैंक जेड पर अल्केमी डिटेल को प्रिंट कर देता है, जिसे वो हुआंगफू को दे देता है। अब इस एक तरफा डिटेल को देख हुआंगफू हैरान था और कहने लगता है कि इसमें तो हर स्टेप की पूरी डिटेल है, लेकिन फिर भी मैं एक अल्केमिस्ट नहीं हूँ, जिस वजह से इसके प्रामाणिकता को वेरीफाई कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप मेरे साथ होली गेट में क्यों नहीं चलते, ताकि होली गेट के एल्डर इसको आइडेंटिफाई कर सकें। लेकिन इस पर टैन्यू कहने लगता है कि मेरे पास और भी बहुत से काम है, इसलिए तुम वहाँ पर अकेले जा सकते हो। और अब टैन्यू यहाँ से जाने लगता है। फिर हुआंगफू टैन्यू से इसका नाम पूछने लगता है, ताकि वो इसे आसानी से खोज सके, क्योंकि पुअर क्वालिटी और कंप्लायंस मटेरियल के 11 प्रकार को खोजना बहुत ही आसान था। लेकिन टैन्यू इसे अपना नाम नहीं बताता। लेकिन अब हुआंगफू को पता चलता है कि मिस बिंग इसको अपना टीचर मानती है, जिसके बारे में जानकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। जिस पर टैन्यू कहता है कि मैंने आज उसे देखा था, जिसमें काफी अच्छे टैलेंट और क्वालिफिकेशन थे, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं होगा, इसलिए तुम बिंगचिंग सियानचेन में अपने आदमी को भेज सकते हो। लेकिन हुआंगफू कहता है कि आपको मुझ पर कब विश्वास होगा, ताकि हम फ्यूचर में एक दूसरे को और ज्यादा सहयोग दे सकें। तब टैन्यू कहता है कि ईमानदारी, म्यूचुअल बेनिफिट और म्यूचुअल ट्रस्ट इसमें काफी जरूरी है, इसलिए मैं तुमसे एक और प्रॉमिस लेना चाहता हूँ। और फिर हुआंगफू से कहता है कि जब तुम किसी को इसके प्रामाणिकता को कंफर्म करने के लिए खोजना, तब उनसे बताना कि इसे मैंने इंपीरियल पैलेस के सुना के दौरान पाया था। इस पर हुआंगफू कहता है कि कस्टमर के प्राइवेसी को बचाना हमारे इंपीरियल पैलेस के सुना का फाउंडेशन है, और इसके बारे में जो लोग जानते हैं वो इंपीरियल पैलेस के हाई लेवल वाले ऑफिशियल हैं। इसके बाद टैन्यू पर्पल स्टोन को ले लेता है और हुआंगफू इसके लिए एक वीआईपी टेलीपोर्टेशन अरे एक्टिवेट कर देता है और कहता है कि यह सोल रिफाइनिंग मिरर का परफेक्ट मॉडिफिकेशन है, लेकिन मैं आपका जासूसी नहीं कर सकता। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं और फिर यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन अब यहाँ के लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि इनको यकीन नहीं हो रहा था कोई इतना अमीर कैसे हो सकता
है। इसके अलावा एक चीफ भी सोचने लगती है आखिर इसने इतनी कीमत को कैसे चुकाया। वहीं अब टेन्यू अपने स्पिरिट बोट पर यहाँ से जाने लगा था, लेकिन इसे तो अभी अपना बदला भी लेना था, इसलिए वो सीधे नीचे आ जाता है और फान के लॉबी के बाहर वेट करने लगता है। अब काफी देर इंतजार करने के बाद फान यहाँ से जाने लगता है, लेकिन टेन्यू तो इनके ही बाहर आने का वेट कर रहा था। अब ये दोनों माउंटेन के ऊपर जाने का ख्वाब देख रहे थे, लेकिन तभी टेन्यू अपने एक पावरफुल किक से दोनों को नीचे गिरा देता है और कहता है कि तुम दोनों से मिले काफी टाइम हो गया। अब इसको देखते ही दोनों काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इनको लग रहा था टेन्यू मर चुका है, लेकिन अब टेन्यू आज इनको मारने का डिसाइड कर चुका था और वो अपने 11 फ्लाइंग स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद वो अपनी पावर का यूज करता है और इनको एक फॉर्मेशन में कैद करने लगता है। अब टेन्यू के इस खतरनाक एटीट्यूड को देख फान के साथ वाली लड़की काफी डरने लगती है। इस पर फान कहता है देखो मैं कैसे तुरंत इसको शांत करा देता हूँ। इसके बाद वो अपनी पावर का यूज करने लगता है और टेन्यू से कहता है कि तुमने इस फॉर्मेशन के दम पर होली सोल के एक आदमी को मार दिया, इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम मुझे भी मार पाओगे, लेकिन यह चीज तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। फिर कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं बदला लेने से पहले खुद को ताकतवर बनाता, लेकिन तुम्हें तो कुछ भी पता नहीं है और तुम यहाँ पर आ गए, लेकिन आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं असल में क्या हूँ। इसके बाद फान अपने किसी पावरफुल टेक्निक का यूज करने लगता है और फिर टेन्यू पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन टेन्यू फिर भी खुद को बचा लेता है। इसके बाद फान इस पर हमला करने आ जाता है, लेकिन अब टेन्यू इसके लिए भी तैयार था और इसे वहीं पर रोक देता है, लेकिन टेन्यू अभी भी इसे शानदार टक्कर देने लगता है। तभी फान कहने लगता है कि मीरोंग कुन मेरे मास्टर का ग्रैंडसन था और आज मैं उसका बदला जरूर लूंगा, लेकिन अब टेन्यू शानदार तरीके से इसे नीचे गिरा देता है और इसके बाद वो पलक झपकते ही इसे मारने आ जाता है, जिसे देख फान काफी डर गया था और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।